Hello everyone, welcome you all. This is the third video lecture for fourth lesson, which is chemical thermodynamics. So in previous video lecture we was studied expression for pressure volume work. Then after that फ्री एक्सपांशन टर्म, ये वाली टर्म हमने क्लियर की थी कि फ्री एक्सपांशन क्या होता है, एंड जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क, इसका जो हमें एक एक्सप्रेशन मिला था, उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, इतना टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो देखिए आज हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क इस टर्म से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा मैक्सिमम वर्क है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो आपका मैक्सिमम वर्क है इसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क जो होता है वो आपके अपोजिंग फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ही हमारे अपोजिंग फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो वर्क है अगर अपोजिंग फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी अपोजिंग फोर्स मतलब क्या, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, हमने दो टर्म पढ़ी थी, अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो अपोजिंग फोर्स मतलब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर होता है सराउंडिंग का, उसको हमने क्या कहा था, अपोजिंग फोर्स कहा था। एंड जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है मतलब ही आपका इंटरनल फोर्स, वो क्या होता है, जो आपकी सिस्टम है, जो आपका मतलब गैस है उसके उसमें प्रेजेंट, उस गैस के थ्रू अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हमने क्या कहा था, इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो ये दो टर्म हमेशा ध्यान में रखना। और एक बात, जो आपका अपोजिंग फोर्स होता है और ड्राइविंग फोर्स होता है, ये दोनों टर्म कैसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, ये भी टर्म हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर की थी। तो देखिए उनके बेसिस पे अगर जो आपका अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, अब देखिए हमने जब फ्री एक्सपांशन ये टर्म पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन में ही हमने कहा था कि हमारा जो अपोजिंग फोर्स है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो हमारा वर्क डन भी कैसे हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यही टर्म हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। तो देखिए मैक्सिमम वर्क जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे थ्री कंडीशंस आ रही है। पहले तो अगर आपका अपोजिंग फोर्स मिनिमम हो जाए, फिर दूसरी कंडीशन आपका अपोजिंग फोर्स ज़ीरो हो जाए, एंड थर्ड अपोजिंग फोर्स अगर मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए अब अपोजिंग फोर्स अगर मिनिमम हो, ठीक है, तो आपका जो अपोजिंग फोर्स है अगर वो मिनिमम होगा तो आपका जो वर्क डन भी होगा वो भी मिनिमम होगा। अब ऐसे क्यों, तो देखिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमारा फ्री एक्सपांशन ये वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे हमने डिराइव भी किया था कि जो हमारी अपोजिंग फोर्स है, जितना आपका अपोजिंग फोर्स होगा उतना ही हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, हमने वहाँ पे कहा था कि अपोजिंग फोर्स अगर मेरा ज़ीरो है वहाँ पे, तो मेरा वर्क डन भी ज़ीरो हो रहा था, और इसी टर्म को मैंने क्या कहा था, फ्री एक्सपांशन कहा था। ठीक है, तो अगर आपका अपोजिंग फोर्स यहाँ पे मिनिमम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो वर्क डन है वो भी कैसे हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर देखिए दूसरी टर्म, पहले हमें ये वाली जो सेकंड वाली टर्म है पहले इसको लेना चाहिए था, बट कुछ नहीं, देखिए अपोजिंग फोर्स यहाँ पे हमने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो वही फ्री एक्सपांशन की जो टर्म है, अगर इफ अपोजिंग फोर्स इज ज़ीरो देन हमारा जो वर्क डन है वो भी कैसे हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डिराइव किया था, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये जो टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन का उसको देख लीजिए। ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो हमारी अपोजिंग फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो ये क्या है, आपका फ्री एक्सपांशन है। वही अगर हमारा अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाए तो ऑब्वियसली हमारा वर्क डन भी कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बस यही टर्म्स हमें वहाँ पे क्लियर करनी थी फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद अब हमें एक्सप्रेशन पढ़ना है मैक्सिमम वर्क के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि हमने मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ रखा है कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क, ठीक है, पीवी टाइप ऑफ वर्क, तो वो मतलब वर्क के लिए ही एक्सप्रेशन था, तो हम डबल क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे कंडीशंस मतलब अराइज हो रही है। ठीक है, जो हमने पहले एक्सप्रेशन पढ़ा था वो आइसोथर्मल प्रोसेस इसके लिए था, बट अब हम अभी पढ़ने वाले हैं कि जो मतलब एक्सप्रेशन किसके लिए, मैक्सिमम वर्क के लिए। तो जो एक्सप्रेशन है ये वर्क का, वो आपका दो कंडीशन में है, मतलब दो कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। पहला तो आपका आइसोथर्मल होगा और दूसरा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मतलब चेंज है। पहले हमने जो फार्मूला या फिर एक्सप्रेशन पढ़ा था वर्क का वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इन दो स्टेप के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखिए ये पढ़ने से पहले
यहाँ पे एक बेसिक टर्म आने वाली है जो कि आपकी आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है ये पता होने चाहिए। देखिए अगर सिंपल वर्ड में हम आइडियल गैस को डिफाइन करें तो गैस विच ओबे ऑल लॉज सच एज एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक लॉ एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक ऐसी गैस होती है जो सभी लॉ को ओबे करती है। अब सभी लॉ कौन से, तो आपका एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक लॉ, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ा है, ये पूरे लॉ एवोगैड्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। तो इन लॉ को जो गैस ओबे करती है, जो फॉलो करती है, ठीक है, ऐसे गैस को हमने क्या कहा था, आइडियल गैस कहा था, ठीक है। फिर देखिए इसके ही बेसिस पे जो हमारा मतलब फार्मूला हो रहा है इस आइडियल गैस के लिए वो कौन सा था, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। P मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T आपका यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये टर्म्स और ये जो फार्मूला है हमेशा ध्यान में रखना, बिकॉज आगे इस एक्सप्रेशन में इसका ही यूज होने वाला है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडियल गैस का एक्सप्रेशन आते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखिए एक्सप्रेशन देखेंगे फॉर मैक्सिमम वर्क। सो देखिए जब भी हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, मतलब किसके लिए, जो हमारा गैस है उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो हमेशा हमारे बेसिक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, पहले तो एक सिलेंडर लीजिए, ठीक है, एंड उस सिलेंडर में आपकी आइडियल गैस को भर दीजिए, ठीक है। भरने के बाद ऊपर से पिस्टन लगा दीजिए, और आपका पिस्टन कैसे होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल, रिजिड पिस्टन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अगर हम सिंपली ऐसे कहें तो हमें कंसिडर करना है N मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ये उसको सिलेंडर में फिट करना है, ठीक है। मतलब जो आपका पिस्टन होता है इसको सिलेंडर में फिट करना है, ऊपर से लगा देना है, और आपका जो पिस्टन है वो कैसा चाहिए, तो फ्रिक्शनलेस, मूवेबल एंड रिजिड, ये 3 प्रॉपर्टीज वहाँ पे लिख के ही आना है हमको, ठीक है, कि हमारा पिस्टन कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल एंड रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कंटेनर तो ले लिया है, और हम ये एक्सप्रेशन किसके लिए देख रहे हैं, तो हमारी जो आइडियल गैस है ये एक्सपांड हो रही है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है। इसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन पढ़ना है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमारी जो आइडियल गैस है यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। एक्सपांड होना ही मतलब क्या, फैलना, ठीक है। तो फैल रही है यहाँ पे, मतलब ये देखो ये हमारा पहला कंटेनर है, ठीक है। अब देखिए मैंने ऊपर से जो हमारा पिस्टन है उसके ऊपर से थोड़ा सा एक वेट निकाल के रख दिया, तो देखिए दूसरे जो हमारा कंटेनर है उसमें देखिए हमारी जो गैस है वो कैसी पूरी फैल चुकी है, मतलब जो हमारा पिस्टन है ये ऊपर की तरफ भागेगा। एक्सपांड होना मतलब क्या, गैस का एक्सपांड होना, वो फैल जाना। तो हमारी पहले देखिए जो पहली इमेज है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ भागा तो देखिए हमारा जो सेकंड कंटेनर है वहाँ पे उसका एक्सपांशन हो गया गैस का। अगर देखिए मैंने सेकंड जो हमारा पिस्टन है, ठीक है, सेकंड कंटेनर का, उसमें भी हमने वेट को निकाल दिया वहाँ से, तो देखिए थर्ड जो हमारा कंटेनर है वहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो गैस है वो एक्सपांड हो चुकी है, ठीक है। तो ये 3 इमेज का अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है कि ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल इज मेड infinitesimally स्मॉलर दैन द प्रेशर P ऑफ द गैस विथ अ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मास फ्रॉम द पिस्टन, ठीक। सो अब देखिए यहाँ पे इस लाइन में उन्होंने क्या कहा कि मतलब यहाँ पे ये 3 स्टेप है, ठीक है। जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है मतलब P एक्सटर्नल, ये इन्फाइनेटिसिमली स्मॉलर है एज कंपेयर टू प्रेशर के। तो ये प्रेशर कौन सा होगा फिर यहाँ पे, इंटरनल प्रेशर। और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाई है कि जो हमारा P एक्सटर्नल होता है ये कम होता है P इंटरनल से, ठीक है। मतलब कैसे कम, तो इन्फाइनेटिसिमली स्मॉलर, मतलब ये बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। सो देखिए जैसे जैसे हम मास को रिमूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो गैस है वो एक्सपांड होती जा रही है। वही हमने यहाँ पे बिकर्स में देखा है, ठीक है, कंटेनर में देखा है। फिर देखिए द गैस एक्सपांड स्लोली एंड इट्स प्रेशर P बिकम डिक्रीजेस। ऑब्वियसली अगर आपकी गैस फैल रही है, एक्सपांड हो रही है, तो जो आपके कंटेनर में जो प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए, अगर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय एन इनफाइनिटेसिमली अमाउंट ऑफ dV इन अ सिंगल स्टेप द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, अब देखिए जो आपका गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है इनफाइनिटेसिमली अमाउंट में, मतलब एक स्मॉल अमाउंट में अगर वो बढ़ रहा है तो जो आपका dV मतलब ही आपका वॉल्यूम, ठीक है, एक छोटा सा वॉल्यूम हमने यहाँ पे कंसिडर किया है एक सिंगल स्टेप ने। देखिए पहला जो कंटेनर है हमने थोड़ा सा पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेला तो वहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हमारे गैस के पार्टिकल्स है वो एक्सपॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पहली स्टेप हो गई। और ये कैसे, एक हमने वेट निकाल दिया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब ही ये एक स्मॉल क्वांटिटी में वहाँ पे एक्सपांशन हुआ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे dV जैसे एक टर्म वॉल्यूम के लिए कंसिडर की है। देन जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वर्क डन के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि dV इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dW इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन 1। फिर देखिए हमने अब इतना तो पढ़ा था कि ये फार्मूला किसके लिए पढ़ा था, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। अब देखिए अगर जो हमारा एक्सपांशन है वो रिवर्सिबल हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों भी कंडीशन हमें साथ में लेके चलनी है। ये पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि आइसोथर्मल कंडीशन के लिए, बट अगर हमारी गैस है वो एक्सपांड हो जाए या फिर जो एक्सपांशन है वो कैसे हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब ही आपका जो P इंटरनल है ये इनफाइनिटेसिमली कैसे हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा P एक्सटर्नल से। ठीक है, यही टर्म है वहाँ पे, तो उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल इफ P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। ठीक है, अगर हमारा जो अंदर का जो प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू बाहर के प्रेशर से। ठीक है, मतलब इनफाइनिटेसिमली बहुत कम अमाउंट में अगर ग्रेटर हो रहा है, तो देखिए जो हमारा चेंज इन प्रेशर कैसे हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर को हमने dP से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए आपका P इंटरनल यहाँ पे बढ़ा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P इंटरनल पहले लिखेंगे और उसके बाद P एक्सटर्नल, मतलब ही dP इज इक्वल्स टू P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है इनिशियल स्टेट का। ठीक है, इनिशियल स्टेट में कंसिडर कीजिए मेरा प्रेशर 20 है, ठीक है, और फाइनल स्टेट में मुझे मिला 10 मिला, मतलब आप 20 माइनस, अगर आपको चेंज इन प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या कहोगे, 20 मतलब हमारा जो इनिशियल है माइनस फाइनल, ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वही टर्म यहाँ पे भी आ गई, जो हमारा P इंटरनल, ये कैसे बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग है वो, तो दैट्स वाई हमने पहले P इंटरनल लिखा, बाद में माइनस P एक्सटर्नल से लिखा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद अब हम P एक्सटर्नल को ऐसे लिख सकते हैं, P इंटरनल माइनस dP। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली, मतलब भी हमारा जो W, इसके लिए हमने एक फार्मूला, वर्क के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था, उस फार्मूला के थ्रू हम अब यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए डेल्टा W इज इक्वल्स टू, हमने फार्मूला लिखा था पहले ही कि माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, या फिर dV, ये हमने स्मॉल क्वांटिटी के लिए कंसिडर किया था। ठीक है, तो देखिए वही फार्मूला यहाँ पे भी लिखना है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। जो आपका dV है वो नथिंग बट V2 माइनस V1 ही होता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन 3 में पुट करना है। ठीक है, मतलब ही जो आपकी P एक्सटर्नल की वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेल्टा W इज इक्वल्स टू माइनस P इंटरनल माइनस dP इंटू V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 मतलब ही क्या होता है, डेल्टा V होता है। तो हमने देखिए नीचे के स्टेप में वही लिखा है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू माइनस P इंटरनल माइनस dP इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब इस डेल्टा V को पूरे ब्रैकेट से हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ से मिल रहा है TW इज इक्वल्स टू माइनस P इंटरनल इंटू DV प्लस DP इंटू डेल्टा V। ठीक है, ये टर्म मिल रही है। अब देखिए जो आपकी dP इंटू DV, ये जो टर्म है ये कैसी है,
स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब स्मॉल है, तो इसको हम निग्लिजिबल कर सकते हैं। अब देखिए जो dp है और डेल्टा v है, मतलब जो डेल ये वाली जो टर्म है हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने dp इंटू डी को यहाँ पे क्या लिखा, 0 लिखा। फिर आपकी जो ऊपर वाली टर्म है, जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, इतनी टर्म यहाँ पे बची। अब देखिए हमें ये जो हमारी ये टर्म है ये कैसी है, स्मॉल क्वांटिटी में है, मतलब हमने छोटा पार्ट कंसिडर किया है वर्क का। अब मुझे पूरे वर्क, मतलब मेरा पूरा टोटल वर्क कितना हुआ वो अगर निकालना है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, टोटल हमें चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव रही और उसकी टोटल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए इस स्टेप में भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन हमने किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा P इंटरनल है ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर लिख दिया। देन देखिए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका बेसिक में फार्मूला पढ़ा था, क्या था वो, PV इज इक्वल्स टू NRT। अब देखिए जो हमारा P है उसकी अगर हमने वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर ली, मतलब P इंटरनल, मतलब ये आपका एक प्रेशर है ये, तो जो हमारा PV इज इक्वल्स टू NRT, इसमें से हमने अगर P की वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फार्मूला देखिए, P इज इक्वल्स टू NRT डिवाइडेड बाई V, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। जो हमारा V है ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हमें यहाँ से P की वैल्यू मिलेंगी। सो अब देखिए इस P की वैल्यू को हमारे इस इक्वेशन में अगर हमने पुट अप कर लिया, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर, W इज इक्वल्स टू माइनस NRT डिवाइडेड बाय V इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा V, ठीक है। जो अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डेल W, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेल्टा ये दोनों चीज़ है, डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों भी कैंसिल हो गए और यहाँ से आपको मिला W, ठीक है, और ये टर्म मिली W इज इक्वल्स टू माइनस NRT डिवाइडेड बाय V इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा V। सो अब देखिए अब यहाँ पे हम लिमिट पुटअप करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस NRT, ये वाली टर्म कैसी है आपकी, कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम यहाँ पे कैसा है, चेंजिंग है। देखिए ना यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स है गैस के, आइडियल गैस के, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर ठीक है, सॉरी, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट थे, फिर एक्सपांड हो गए, फिर और ज़्यादा अमाउंट में, जैसे जैसे हम पिस्टन को ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो गैस है वो एक्सपांड हो रहा है, मतलब ही हमारा वहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिमिट पुट अप कर ली, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 1 डिवाइडेड बाय V इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब आफ्टर इंटीग्रेशन हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, तो W इज इक्वल्स टू माइनस NRT इन ब्रैकेट ln V2 माइनस ln V1, ठीक है, ये टर्म मिल रही है। सो अब देखिए अगर हमने यहाँ से ln को कांस्टेंट निकाला, कॉमन निकाला, या फिर उसको सॉल्व किए, ठीक है, ln V2 माइनस ln V1 को, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, W इज इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 डिवाइडेड बाई V1। अभी ये टर्म यहाँ से मतलब यहाँ पे कैसे आ गई, तो देखिए जब हमारा लॉग, ठीक है, लॉग की तरह ये आपका ln है, यहाँ पे देखिए लॉग A माइनस B ऐसे अगर ला, ठीक है, लॉग A माइनस लॉग B, तो हम क्या लिखते हैं हमेशा, लॉग इन ब्रैकेट A डिवाइडेड बाई V, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे नोट ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो हमारी ln है, ठीक है, इसको अगर हमने लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए ln को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10, ठीक है, ये टर्म वहाँ पे लिख दीजिए, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 4 कैसे हो जाएगा फिर, यहाँ पे W इज इक्वल्स टू माइनस NRT ln 2.303 लॉग टू द बेस 10 V2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेंगे, तो देखिए W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 V2 डिवाइडेड बाई V1, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में हो गया। अब देखिए इसको प्रेशर की टर्म में भी हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, तो देखिए जो हमारा बॉयल्स लॉ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही थी,
देखिए द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो हमारा आइडियल है उसका जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हमारा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हो गई बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो देखिए हम फिर अगर इसका फार्मूला में P की वैल्यू पुटअप कर ले तो कैसे हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10। अब देखिए वहाँ पे V2 डिवाइडेड बाय V1 था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दैट्स वाई यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, ये टर्म यहाँ से हमें मिली। बस पहले तो वॉल्यूम का ध्यान में रखिए, प्रेशर उसका उल्टा ध्यान में रखिए। ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर में, तो पहले कौन सी टर्म कंसिडर करनी है, V2। ठीक है, V2 डिवाइडेड बाय V1 और यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाय P2। क्लियर है इतना? तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के। अब इस फार्मूला के बेसिस पे हमें आगे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सो देखिए हमने पहले तो एक वर्क के लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन डिराइव किया था इन सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो देखिए वो किसके टर्म में था, तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस लिखी है मैंने। पहले तो पीवी टाइप ऑफ वर्क ऐसे अगर दिया गया होगा आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है, पीवी टाइप ऑफ वर्क और आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली, ये अगर दो लाइंस, ठीक है, एक तो पीवी टाइप ऑफ वर्क और दूसरा कौन सा था, आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली, ये अगर दो लाइंस वहाँ पे आपको दिखे या फिर दोनों में से एक भी दिखी तो आपको वहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करना है, W इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल V2 - V1। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करिए। फिर सेकंड देखिए बेसिक में अगर ऐसे दिया गया हो आपको कि कैलकुलेट फॉर अ मैक्सिमम वर्क, क्या कहा यहाँ पे, वो कैलकुलेट फॉर मैक्सिमम वर्क, ये अगर लाइन दिखी, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है वो भी देखेंगे। फिर इन आइसोथर्मल कंडीशन एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये लाइन या फिर ये लाइन दिखे तो फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो देखिए वहाँ पे W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2/V1, ये वाला फार्मूला हमें वहाँ पे यूज करना है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया यहाँ पे कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब चलिए न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, बट उससे पहले और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अगेन। तो देखिए अगर हमें ये तो पता है कि 1 kg मतलब भी 1000 ग्राम इतना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम अगर आपको 1 किलो जूल ऐसे अगर दिया गया हो, तो अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 किलो जूल मतलब ही आपका 1000 जूल इतना होता है। ये बस हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा पकड़ना है, 1 kg वाला, कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम इतना होता है, तो ऑब्वियसली फिर 1 किलो जूल मतलब भी कितना हो जाएगा, 1000 जूल इतना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। फिर सेकंड देखिए हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वहाँ पे एक जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आने वाला है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है नंबर ऑफ मोल्स की, द रेशियो ऑफ मास एंड मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या कहा हमने यहाँ पे कि ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो मास एंड उसके मॉलिक्यूलर मास का, मतलब ही देखिए जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स, इसको तो पहले हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल n से, और उसको निकालना कैसे है, तो n इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा, इस फार्मूला को ध्यान में रखिए। फिर देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट आपका, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब बार ये अगर दिया गया हो तो हमेशा ध्यान में रखना, उसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है हमें, तो 1 DM क्यूब बार मतलब ही 100 जूल इतना होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका यूनिट R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल इंटू के। ठीक है, ये R की वैल्यू है, कांस्टेंट है R आपका, मतलब ये आपको वैल्यूज भी पता होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर देता नहीं है आर की वैल्यू, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये भी माइंड में फिट करके रखिए कि आर इज इक्वल्स टू या फिर आर की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन इतनी होती है। ठीक है, क्लियर है। सो अब चलिए न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है 2 moles of ideal gas are expanded isothermally and reversibly। अब देखिए यहाँ पे लाइन कौन सी आ गई कि 2 मोल से आइडियल गैस के एंड वो एक्सपांड हो रहे हैं आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। मतलब देखिए जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में वो जो 2 फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, अगर ये लाइन आएंगी तो ये वाला फार्मूला लिखना मैंने कहा था। देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब ही हमने अभी जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसके लिए वो वाला फार्मूला जो हमने लिखा था उसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आगे चलिए, फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर एट 300 केल्विन कैलकुलेट द वर्क डन। इन ब्रैकेट उन्होंने आर की वैल्यू दी गई है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, सो देखिए पहले तो गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, हमें एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वहाँ पे कितने हैं 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस इतने हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट उन्होंने क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब देखिए 20 लीटर टू 30 लीटर ऐसे कहा उन्होंने, तो जो पहले भी आपको वैल्यू गिवन होंगी वॉल्यूम की, तो वो आपकी हमेशा V1 होंगी एंड लास्ट में है वो V2 होंगी। तो आपकी देखिए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस V1 की कितनी होंगी 20 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस V2 यहाँ पे 30 लीटर। फिर और एक टर्म दी गई है जो कि आपकी टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन एंड आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल इतनी है। ठीक है, क्लियर है। सो अब यहाँ पे फाइंड, तो टू फाइंड में मैक्सिमम वर्क डन ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर अब फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो मैंने आपको पहले ही लाइन में मतलब बताया कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ रही है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो वहाँ पे जो अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, वही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। सो फार्मूला W मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 डिवाइडेड बाई V1। अब V2 डिवाइडेड बाई V1 ही क्यों लिखा, P1 डिवाइडेड बाई P2 क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे फिर हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने गिवन क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे V2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है, ये टर्म यूज की है। सो अब देखिए सॉल्यूशन में वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। सो W मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.303, अगर एन की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुटअप कर ली तो इंटू 2, देन आर की वैल्यू 8.314 एंड जो टी है हमारा वो 300 केल्विन इतना है, तो हमने यहाँ पे इंटू 300 एंड मल्टीप्लाई बाय लॉग टू द बेस 10। V2 की वैल्यू 30 है एंड V1 की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो हमने सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर ली। फिर हमारा V मैक्स कैसे हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉग टू द बेस 10, हमने 3 डिवाइडेड बाई 20 इसको किया तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1.5। ठीक है, इतना मिल रहा है। आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट V मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2023 जूल। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना। तो हमें W मैक्स यहाँ पे कितना मिला, माइनस 2023 जूल। ठीक है, और देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया कि अगर किलो जूल में है तो जूल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर जूल में मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मुझे पॉइंट शिफ्टिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वी नो दैट 1 किलो जूल इज इक्वल कितना होता है 1000 जूल। सो यहाँ पे अगर इसको किलो में कन्वर्ट किया इस वैल्यू को, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है W मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.023 किलो जूल इतना मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट। देन आफ्टर दैट सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। सो इन सेकंड न्यूमेरिकल 22 gram of carbon dioxide are compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal, where the work obtained is
1.2 किलो जूल, फाइंड द फाइनल प्रेशर। ठीक है, देखिए गिवन में क्या है, पहले तो लिख लेते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, मास दिया गया है, वहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, उन्होंने बस हमें मास दिया है। और हमने देखिए थोड़ी देर पहले ही फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो उसी फार्मूला का यूज करके हमें यहाँ पे भी निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखिए इसको बाद में निकालेंगे, पहले तो गिवन डेटा पूरा भर देते हैं। सो मास ऑफ CO2 कितना है, 22 ग्राम। देन कंडीशन दी गई है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। जैसे ही ये कंडीशन आ गई आपके माइंड में क्लिक होना है फार्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है, फिर देखिए टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन इतना है। फिर अब देखिए इनिशियल प्रेशर आपको कितना गिवन है, तो P1 की वैल्यू गिवन है, P1 इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। ठीक है, इतना है। एंड जो आपका वर्क डन है W की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है वो 1.2 किलो जूल इतनी है। सो अब देखिए टू फाइंड क्या करना है, तो फाइनल प्रेशर मतलब ही P2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। P1 गिवन है तो ऑब्वियसली P2 हमें कैलकुलेट करना होगा। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, तो W max इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, यही फार्मूला यूज हो रहा है। अब सॉल्यूशन में आइए तो पहले मोल हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज हमें CO2 का मास गिवन है यहाँ पे। सो देखिए ये निकालने से पहले हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहले मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं CO2 के। सो देखिए हमने यहाँ पे लिखा C प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों 2 इंटू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, दैट्स वाई 2 इंटू ऑक्सीजन। अब देखिए जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 18 मतलब भी कितना होगा 32। सो 12 प्लस 32 कितना मिला हमें, 44 ग्राम इतना मिला हमें मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास अभी मास भी है एंड मॉलिक्यूलर मास भी है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे वैल्यूज पुटअप कीजिए। सो n इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 44, ऐसे हो जाएगा। मास आपका 22 है एंड मॉलिक्यूलर मास 44 है। सो n इज इक्वल्स टू फिर 0.5 मोल इतना हमें यहाँ पे मोल्स मिल चुके हैं। ठीक है, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए जो हमारी वर्क डन है उन्होंने किस में दी गई है, किलो जूल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जो किलो जूल है उसको जूल में कन्वर्ट करना, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, किलो जूल में कौन से भी टर्म लेना नहीं। ठीक है, किस में होना चाहिए, वो जूल में ही चाहिए। तो अब इस वर्क डन को हम जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 1000। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 1 किलो जूल मतलब है कितना 1000 जूल होता है, तो दैट्स वाई हमने देखिए उसको वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 1000 जूल ऐसे कर दिया। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हमें मिल रहा है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू 1200 जूल इतना। क्लियर है, तो यहाँ से हमने इसको वर्क डन को भी जूल में कन्वर्ट कर लिया। देन आफ्टर दैट अब देखिए वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। वर्क की वैल्यू 1200, फिर जो हमारा नंबर ऑफ देन क्या है यहाँ पे -2.303। देन एन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर ली तो 0.5। देन आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 300 एंड लॉग टू द बेस 10। अब P1 की वैल्यू गिवन है 100 एंड P2 की है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो P2 की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। सो अब देखिए P1 की वैल्यू उन्होंने किस में दी गई है, किलो के पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर आपको अराइज हो रहा होगा कि के पास्कल है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, तो नहीं। जो अब देखिए P1 एंड P2 दोनों भी डिवीजन में है, तो यहाँ से उनका जो यूनिट है वो भी कैसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है एक दूसरे में, तो यहाँ से इनका यूनिट कन्वर्जन करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, सो देखिए आफ्टर अरेंजमेंट यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है 1200 इज इक्वल्स टू माइनस ये पूरा हमने अगर कैलकुलेशन किया ऊपर का तो 2852.9 इतना मिला एंड इंटू लॉग टू द बेस 10 100 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, अब देखिए अगर हमने -2852
52.9 इस टर्म को अगर हमने शिफ्ट कर दिया 12 की तरफ, ठीक है, मतलब भी LHS साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो हमारा जो ये इक्वेशन है कैसे हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय -2852.9 इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 100 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर अब देखिए जो हमारा log है ये, अगर हमने पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए हमारा P डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है, और इसके ही मल्टीप्लिकेशन में log है, और log को हमने अगर LHS साइड में शिफ्ट कर लिया तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमने किया है यहाँ पे, ये एंटी लॉग इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू -0.4206, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 1200 डिवाइडेड बाय -2852 इंटू इंटू नॉट 0.9, तो यहाँ से इनका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो वापस से वैल्यू मिल रही है -0.4206, इतनी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। देन आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट P2 इज इक्वल्स टू 263.4 K पास्कल, ठीक है, इतना मिला हमें यहाँ से P2 की वैल्यू। क्लियर है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सेकेंड। अब थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, 300 mmol of ideal gas 13.7 decimeter cube at 300 Kelvin. Calculate the work done when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 decimeter cube. First, isothermally against a constant external pressure of 0.3 bar. B, isothermally and reversibly, and C into vacuum, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। पहले तो गिवन में देखिए उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है, कितना है 300 मिली मोल्स। अब देखिए मिली मोल्स में तो हम वैल्यू रख नहीं सकते, उसको मोल्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मिली ये वर्ड आ गया तो 10 टू द पावर -3, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, मिली को रिप्लेस करना है तो 10 टू द पावर -3 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा फिर, n इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल, ऐसे हो जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट n इज इक्वल्स टू 0.3 मोल। देन V1 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है, कितनी है वो 13.7 डेसीमीटर क्यूब, इतनी है। फिर T की वैल्यू मतलब ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, वो कितना है 300 केल्विन। और देखिए टू फाइंड में क्या लिखना है, टू फाइंड क्या करना है हमें, तो वर्क डन व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 2.3 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम यहाँ से फाइंड क्या करना है, तो वर्क डन फाइंड आउट करनी है, बट कंडीशंस दी गई है, 3 कंडीशंस है, ठीक है। और देखिए वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय ऐसे कहा उन्होंने, तो आपका जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, इंक्रीज्ड बाय, मतलब इंक्रीज्ड बाय ये अगर टर्म आ गई तो क्या कहोगे यहाँ पे डेल्टा वी, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ना कि आपकी V2 की वैल्यू है। हमेशा ध्यान में रखना वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय ऐसे अगर कहाँ पे भी दिखा तो डेल्टा वी की वैल्यू होंगी, और ऐसे अगर लिखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज टू, ठीक है, 2 अगर वर्ड आ गया मतलब ये आपकी वो V2 की वैल्यू होगी, बट यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू है, और वो कितनी है 2.3 डेसीमीटर क्यूब, इतनी है। फिर पहली कंडीशन आइसोथर्मली अगेंस्ट एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका प्रेशर आपको कौन सा लेना है 0.3 बार इस कंडीशन में, पहली वाली। फिर बी कंडीशन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, एंड सी है इनटू वैक्यूम। सो सॉल्यूशन में आइए, पहले हम कैलकुलेट सॉल्व करेंगे ए वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन को निकालना है, और आपको यहाँ से वैल्यू किसकी गिवन है, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू गिवन है। अब देखिए पी एक्सटर्नल की वैल्यू गिवन है एंड डेल्टा वी की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पहला हमने जो फार्मूला पढ़ा था, और देखिए ध्यान से पढ़िए, कंडीशन भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आइसोथर्मली, बस एक ही वर्ड यूज हो गया, मतलब हो रहा है आइसोथर्मली, रिवर्सिबली कहा क्या उन्होंने, नहीं कहा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, पहला ही फार्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कंडीशन कौन सी रखी है, आइसोथर्मली ये कंडीशन रखी है, ठीक है।
अब W इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, उन्होंने देखिए वहाँ पे वैल्यू दिया है कितना है 0.3 इतना है, तो हमने यहाँ पे वही लिखा -0.3 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हमारी 2.3 डेसीमीटर क्यूब इतनी है, ठीक है। देन आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट W इज इक्वल्स टू -0.69 डेसीमीटर क्यूब बार इतना, ठीक है। अब देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब बार मतलब ही मैंने बेसिक में आपको बताया कि 100 जूल इतना होता है, ठीक है। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क को। सो यहाँ पे अगर हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया तो W इज इक्वल्स टू -69 जूल इतना मिल रहा है, ठीक है। ये अब आपको पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि पॉइंट शिफ्ट कैसे हो रहा है यहाँ पे। सो देखिए अब बी वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कंडीशन कौन सी दी गई है, तो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। सो अब देखिए आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली मतलब हमें हमारा बड़ा वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। V1 V2 ठीक है, यही वैल्यू है हमारे पास, तो बड़ा वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। बट वो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे V2 की वैल्यू हम यहाँ पे तो पहले फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज V1 है डेल्टा V है, ठीक है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम गिवन है, बट V2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं है। तो देखिए V1 इज इक्वल्स टू 13.7 डेसीमीटर क्यूब इतना है एंड डेल्टा वी कितना है यहाँ पे 2.3 DM क्यूब। सो अब हम ऐसे लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस माइनस डेल्टा वी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, तो देखिए देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है या फिर न्यूमेरिकल है, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा वॉल्यूम है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। देखिए इस लाइन में इट्स वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.3 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। अगर डिक्रीज बाय मतलब डिक्रीज हो रहा है अगर उन्होंने कहा, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करने वाले थे, माइनस, बट यहाँ पे इंक्रीज है तो इनकी हम यहाँ पे अब एडिशन करेंगे। सो V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस डेल्टा वी, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेंगी 16 डेसीमीटर क्यूब इतना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज पुटअप कीजिए इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पे मिलेगा W इज इक्वल्स टू -2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 V2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है। अब सभी यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कीजिए, तो देखिए वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे वर्क डन की, वो होगी आपकी W इज इक्वल्स टू 116.1 जूल इतनी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए सी जो हमारा मतलब फाइंड करना है, किस में करना है, तो इनटू वैक्यूम, ठीक है। मतलब वैक्यूम में अगर आपका वर्क डन कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका अगर वैक्यूम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो आपका P एक्सटर्नल है वही अगर 0 होगा, तो आपको ऑब्वियसली जो वर्क डन है यहाँ पे भी कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा C है मतलब इनटू वैक्यूम है, यहाँ पे आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये इनटू वैक्यूम, ठीक है, ऐसे मतलब टर्म दी गई हो आपको तो क्या लिखना है, हमेशा ही आपका हमारा वर्क डन यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हमारा जो P एक्सटर्नल है वो कैसे होता है, 0 होता है इन वैक्यूम के केस में, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे हमने थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आज से डेली वीडियोज़ अब आपके आएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।